सलीम, मैं आपके कमेंट चाहूंगा इन दोनों इश्यूज पर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या अब आएंगे वापस अपने कैंडिडेसी में, एंड वुड द रिपब्लिकन वोटर वुड accept him as a new candidate for the presidential race. देखिए, दोनों का बारी बारी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंडिडेसी क्यों अनाउंस की, बावजूद इसके कि जिस किस्म के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद जो सारी कमेंट्री आपको अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में मिली है वो ये थी कि इट्स अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप के उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को इवन रिपब्लिकन वोटर ने भी मुस्तरद कर दिया है। लेकिन द काइंड ऑफ पर्सन ही इज कि वो एक जिद्दी किस्म के आदमी हैं, वो हकायक को तस्लीम करने पे तैयार नहीं होते, वो इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करने पे तैयार नहीं हुए, तो ये तो फिर एक कैंडिडेसी है। सो वो उनको वो डेस्परेट मूव करना ही करना था, उनको अपने हामियों को ये बताना था कि मैं मैदान में खड़ा हूं और मैं दोबारा इलेक्ट हो सकता हूं। सो मुझे कोई हैरत नहीं हुई उस पे। आप उसकी उनकी जो पर्सनालिटी है उसका अंदाजा इस बात से भी लगा लें कि कल ही रात को जब इलॉन मस्क ने ये ऐलान किया कि वो उनका ट्विटर अकाउंट रिस्टोर कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि अब वो इस प्लेटफॉर्म पर आने का कोई इरादा नहीं रखते। यानी वो एक तरह से रूठ गए हैं और अब उन्होंने कहा कि अगर ट्विटर ने मेरे साथ ये किया तो मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं आऊंगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज। और जो उनके डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं शायद उनको यही बात पसंद भी आती होगी। एक मुझे आर्टिकल याद आता है, अब मुझे ये नहीं याद कि किस अखबार में मैंने वो पढ़ा, किसी अमेरिकी अखबार में ही था, शायद वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें 2020 के सदारती इंतखाबात के बाद ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से जरूर रुखसत हुए हैं, लेकिन ट्रंप इज्म जो है वो अमेरिका से गया नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ब्रैश ना हो, उनकी तरह जो है थोड़ा सा एक लूज कैनन ना हो, इस सेंटिमेंट को जरा तरीके से इस्तेमाल करे, तो वो दोबारा इस वेव पर राइड करके अपने लिए जगह बना सकता है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं अब ट्रंप का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मैं उनको रॉन डिसेंटिस की मिसाल देता हूं कि डिसेंटिस का जिस तरह से राइज हुआ है, बावजूद इसके कि वो, अब मुझे नहीं समझ आती कि रॉन डिसेंटिस को ट्रंप की बिगड़ी हुई शक्ल कहना चाहिए या ट्रंप को डिसेंटिस की बिगड़ी हुई शक्ल कहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब वो न सिर्फ दोबारा भारी मेजोरिटी से इलेक्ट हो गए हैं गवर्नर, बल्कि उनके बारे में ये बातें हो रही हैं कि वो अगले सदारती उम्मीदवार भी हो सकते हैं। That's true. लेकिन सदारती उम्मीदवार ट्रंप होंगे, वो प्राइमरीज में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो एट प्ले होंगे। उसमें रिपब्लिकन वोटर एक है जिसको हमने कभी डिस्कस कर लिया कि उनके अंदर भी अब डिवीजन है कि क्या वो ट्रंप स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आगे चाहते हैं या नहीं चाहते। वो मर्मरिंग जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि वो भी इस बात से खुश नहीं है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश की है और इसको एक खास सिमत में पुश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं जब ये प्रोसेस बाकायदा शुरू होगा तो देखने में आएगा कि उनको रेजिस्ट किया जाएगा। तीसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से मुतल्लिक है वो सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है ना, और क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सी प्रोफेसरी भी मैं झाड़ लेता हूँ यहाँ पे, वो तीन तरह की होती है। एक तो ये है कि आप मैसेज रीइंफोर्स करते हैं अपने उन लोगों के लिए जो आप पर अंधाधुंध यकीन करते हैं और वो मैसेज को प्रोसेस ही नहीं कर रहे होते, वो पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं। उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो महंगाई कंट्रोल कर सकता है या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालता है या नहीं, उन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गन कंट्रोल करता है या नहीं, उनके लिए किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप के वो मुखालफीन हैं जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर सोने का भी बन के आ जाए तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जहां से हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि कास्टिंग वोट जो है वो इस वक्त इमिग्रेंट के पास है और उन लोगों के पास है जो इवन अगर इमिग्रेंट्स नहीं भी हैं तो फेंस सेटर्स हैं, जो इश्यूज को देख के और कैंडिडेट को देख के एन मौके पर ये फैसला करते हैं कि क्या उन्हें इस कैंडिडेट के हक में वोट करना है या नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूंगा। 2016 के इलेक्शन में ये फेंस सिटर्स जो हैं ये घर बैठे रहे थे। अगर आप
इवन जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उनके 2016 के देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, क्योंकि एक हवा ये बनी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े नॉन सीरियस किस्म के कैंडिडेट हैं, हिलरी क्लिंटन आराम से जीत जाएंगी। लेकिन 2020 में इन लोगों ने अपनी पावर को रिकग्नाइज किया और वो नंबर 2016 के मुकाबले में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने फर्क डाला इवन उन स्टेट्स में जो आपको फ्लिप होती हुई नजर आई। क्या वो लोग अपनी तमाम उन कंसिडरेशंस की वजह से जो उनको लॉन्ग टर्म ट्रंप की स्टाइल की पॉलिटिक्स अमेरिका में होने की वजह से नजर आ रही हैं, 4 साल के अरसे में दोबारा वापस ट्रंप को वोट देने का फैसला कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप शायद अव्वल तो प्राइमरीज से ही आगे नहीं जा सकेंगे और अगर गए भी, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, तो शायद उनको इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिल सकेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप के मुकाबले में डेमोक्रेट पार्टी जिसको भी खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। उनको भी अपने मैसेज को रिवाइव करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा और कुछ अकम्पलिशमेंट्स को लेके लोगों के सामने जाना पड़ेगा। देखिए, ये तो तय है मेरे ख्याल में, अगर सदर बाइडेन अगले 2 साल में जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल वो लेके आए हैं, कुछ और वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं जो बहरहाल हाउस में अब रेजिस्ट होंगे क्योंकि हाउस में वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी इतना बुरे हालात नहीं हुए जो मिड टर्म में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर तो वो कुछ चीजें ऐसी करने में कामयाब हो जाते हैं जो वो अकम्पलिशमेंट के तौर पे अपने वोटर के सामने लेकर जा सकते हैं, तो वोटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेस उसके सामने जो बाइडेन का है या किसी और का है। वो जो एवरेज जो की हर इलेक्शन में बात होती है कि फूड ऑन द टेबल वो लेके आने में कामयाब हुआ है उस शख्स की वजह से या नहीं। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनका ये इसरार, क्योंकि उन्होंने अभी तक रूल आउट नहीं किया है कि वो कैंडिडेट बन सकते हैं या नहीं, वो फिर मुश्किल हो जाएगा डेमोक्रेट पार्टी के लिए कि उनको रिटेन करें, या वो खुद उसी मैसेज के साथ, आप देखें ना कि कोविड के दरमियान में वो इस मैसेज के साथ आए थे कि मैं इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा और मैं मुल्क को हील करूंगा। चलें, हील करने वाला पार्ट जो है वो तो किसी हद तक उन्होंने किया, लेकिन जब तक इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होगी तो लोगों के लिए दोबारा उन पर ट्रस्ट करना उतना आसान नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो यंग वोटर का है। आपको याद है कि वो सारा यूथ वोट जो बर्नी सैंडर्स के पीछे था, 2016 में वो मायूस हुए, फिर 2020 में वो मायूस हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको वू करने की कोशिश की डेमोक्रेट पार्टी ने और किसी हद तक जो है उन्होंने दोबारा ट्रस्ट किया कि चलें ठीक है, हम जो बाइडेन को वोट देते हैं। 11% का जंप था 2016 से 2020 के नंबर्स में यूथ वोट का, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनकी कामयाबी में। अगर आप मिड टर्म इलेक्शंस में देखें तो 2018 के मिड टर्म पोल्स के मुकाबले में 2022 के मिड टर्म पोल्स में यूथ वोट जो है वो ड्रॉप हुआ है। सिर्फ 27% यूथ वोट पड़ा है इन इलेक्शंस में, जो, और मैं इसको सिर्फ इस चीज का मजर समझता हूँ कि वो थोड़ा मायूस हुए हैं कि वो वादे जो सदर बाइडेन ने उनसे किए थे, चाहे वो हेल्थ रिफॉर्म्स के हों या वो कॉलेज ट्यूशन के हों, वो सारी चीजें उस तरह से करने में वो कामयाब नहीं हुए। और फिर जब इकोनॉमी पर प्रेशर आता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस यूथ वोट पर आता है जो 18 से 29 साल के बीच में है, जो जॉब मार्केट में नए नए जा रहे हैं, जो उस इकोनॉमी का प्रेशर सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर इनको दोबारा अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं होते अपने पैगाम से और अपने इनिशिएटिव से सदर बाइडेन, तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो इंतखाबात में दोबारा एज ए कैंडिडेट जाएं, और अगर जाएं भी तो जीतने में कामयाब हों।